एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का 5 चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना को पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा होगा तो जाकर के देख लेना, पढ़ लेना। ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ना है वो है चौथा आम चुनाव। हम जो तुम लोग को एक दल के प्रभुत्व में पढ़ाए थे वो तीसरा आम चुनाव तक पढ़ाए थे। फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था, 3 तक बताए हैं और उसमें किसकी सरकार बनी थी वो भी बताए हैं। यहाँ पर हम लोग जो है सो पढ़ेंगे चौथा आम चुनाव इस चैप्टर में। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस प्रणाली जो कांग्रेस था उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आया, कौन कौन सा चैलेंजेज आया, ठीक ना। सरकार बनाने के लिए कौन कौन सा चैलेंजेज आया, कैसे सरकार बनी। यहाँ पर हम लोग देखें तो जो मेन प्रधानमंत्री थे जब वो पोस्ट पर ही रहते थे तभी उसकी मृत्यु हो जाती थी। जैसे कि हम लोग देखें सबसे पहला प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी अपने पोस्ट पर रहते हुए मर गए। 1964 में वो क्या हो गए, मर गए। फिर जाकर के भारत के सामने ये चैलेंज था कि अगला पीएम कौन बनेगा। तो अगला पीएम बना भी लाल बहादुर शास्त्री, तो वो भी पोस्ट पर रहते हुए मर गया, पूरा अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया। उसके अगला जो इंदिरा गांधी बनी वो भी पोस्ट पर रहते हुए मर गई। उसके आगे जो राजीव गांधी बने वो भी पोस्ट पर रहते हुए मर गए। तो किसी देश का इतना बड़ा अभागा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा बुरा किस्मत नहीं हो सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन रहा है वो प्रधानमंत्री की क्या हो जा रही है, मौत हो जा रही है। चाहे रीजन कुछ भी हो, रीजन से मतलब नहीं, लेकिन उसकी क्या हो जा रही थी, मृत्यु हो जा रही थी। तो आखिर में कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौतियां था, चैलेंजेस यही उसके पास था कि जब एक प्रधानमंत्री चले जाते थे तो दूसरा प्रधानमंत्री हमारे देश को कैसे संभालता था। फिर दूसरा प्रधानमंत्री जो बने वो योग्य मिला कि नहीं मिला। दूसरी बात है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना कहने का मतलब कई बार कांग्रेस की स्थिति ऐसी आ गई ना कि हमारे देश में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गया, कांग्रेस की सरकार भी हट गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार हटने के बावजूद फिर से कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर कैसे हुआ, फिर से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कैसे बनी इंडिया में, तो उसी का मतलब होता है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना कहने का मतलब कांग्रेस की सरकार हट जाने के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार इंडिया में कैसे बना, समझे कि नहीं। तो यही सब चीजों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। देखो सबसे पहली बात है हम लोग देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, उसकी मृत्यु जो है उससे 27 मई 1964 को हो जाती है। हुई मृत्यु कैसे, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। 1962 में, ये बहुत अच्छा से तुम लोग को पता होगा। और इस युद्ध में जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सदमा में आ गए, टेंशन में। किसी भी चीज का ज्यादा टेंशन लेने के बाद जो है सो दिमाग शरीर सब जो है सो जवाब दे देता है। और ये भी टेंशन में आ गए तो ये बीमार पड़ गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बीमार इस हद तक पड़ गए कि 1962 में अचानक जो है सो कितना तारीख को, 27 मई 1964 को ये इस देश को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। कहाँ पर, ऊपर। और यहाँ से छोड़ करके ये चले गए। उस समय इसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं था, 74 ईयर्स था। प्राइम मिनिस्टर का भी उम्र देखे तो 74-75 के करीब है, लेकिन उस समय भी इसका उम्र कितना था, 74 था। मतलब अभी ये रहता, प्रधानमंत्री ये अभी होते, लेकिन ये चले गए। कहा जाता है कि 1960 का जो दशक था, 1960 का जो दशक था, 1960 के दशक बोले तो 1960 से लेकर के 70 तक हमारे देश के लिए बहुत खराब दौर चल रहा था। यहाँ यदि हम लोग देखें तो खतरनाक दशक इसे माना जाता है, क्योंकि 1960 से 70 के बीच में 10 साल के अंदर हमारे देश ने बहुत कुछ झेल लिया था, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा, देखो। पहला यहाँ पर 1962 में जो हुआ भारत चीन युद्ध, वो समस्या थी। दूसरा समस्या ये था कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो समस्या थी। तीसरा यहाँ प्रधानमंत्री बने भी लाल बहादुर शास्त्री थे, वो भी हमारे देश को छोड़ के चले गए। लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, समझे कि नहीं। इतना बड़ा भयानक युद्ध भी हुआ था। तो यदि हम लोग देखें तो 1960 से 70 के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे देश में आया, बहुत समस्या आई, बहुत चैलेंजेस भी आया। लेकिन उस चैलेंजेस को हमारा देश ने फेस किया और फेस करने के बाद आगे बढ़ा, पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखा। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और मृत्यु जब हुई थी तब इसके पास स्थिति क्या था, भारत के पास स्थिति यही था
कि अब भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि जब मृत्यु हो गई तो इसके पास एक ऑप्शन था लाल बहादुर शास्त्री का। और लाल बहादुर शास्त्री जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे, यानी बहुत अच्छे थे, सीधा साधा थे, सादगी थे, समझे कि नहीं। दूसरी बात है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था। गरीबी समझ रहे हो ना, गरीबी क्यों था, पहले से तो हमारा देश गरीब था ही। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया ना, तो युद्ध होने के बाद भी यहाँ पर धन संपत्ति खर्चा हो गया, लड़ाई में कम इस्तेमाल होता है, कहीं हथियार जा रहा है तो कहीं क्या हो रहा है, हथियार बनाने में जिस पैसे का खर्च जो है सो हमारे देश के विकास में होना चाहिए, वो पैसे का खर्च कहाँ पर हो रहा था, युद्ध में हो रहा था। तो हमारे देश में आर्थिक स्थिति भी जो है सो पूरी तरह से खराब हो गई, और खराब हो गई तो यहाँ पर गरीबी बढ़ गया। सांप्रदायिकता था, सांप्रदायिकता कहने का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने लोग कास्ट के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई तो हम लोग जानते हैं कितना भयानक लड़ाई हुई थी। तो यहाँ भी जो है सो धर्म के लिए लड़ रहे थे। क्षेत्रीय विभाजन था, क्षेत्रीय विभाजन कहने का मतलब जो भारत था, इंडिया का जो विभाजन किया गया था, तो कहीं कहीं पर भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था, कहीं कहीं पर क्षेत्र के आधार पर विभाजन हुआ था। तो उसमें भी जो है सो दरारें उत्पन्न हो रही थी, वो भी एक तरह से समस्या था। और इतना प्रॉब्लम के बीच में एक प्रधानमंत्री को चुनना था, समझे कि नहीं, कम प्रॉब्लम नहीं था। तब जाकर के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जिसका नाम है के कामराजन, समझे कि नहीं, के कामराजन, वो के कामराजन सोचा कि अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए, क्योंकि ऑप्शन था, 2-4 गो ऑप्शन था, उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो लग रहा था वो कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। पढ़े लिखे थे, बहुत मेहनती थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री इतना मेहनती थे कि जब वो पढ़ते थे ना, तो जब लाइट कट जाती थी तो वो जो रोड में नहीं होता है स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे बैठ करके पढ़ा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री समझो कि वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ा करते थे, और जब वो जाते थे ना पढ़ने के लिए तो बीच में नदी मिलती थी, और नदी जब बरसात आता था तो नदी भर जाती थी, क्लास रोज चलता था उसका। तो वो क्या करते थे, उसके पास पैसा नहीं होता था ज़्यादा कि वो बोट पर चढ़ करके इस पार से उस पार चला जाए, गरीबी बहुत ज़्यादा था। इसलिए वो क्या करते थे, अपना किताब को माथा पर बांध लेते थे और वो नदी को पार करते हुए इस पार से उस पार अपना स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। रोज़ बेचारा वो पिटाई खाता था कि तुम लेट क्यों हुआ, भींग के क्यों आया, लेकिन वो बेचारा कैसे बोलता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम नदी को पार करके आए। रोज़ बेचारा पिटाई खा लेता वो। और इतना मेहनत करके वो पढ़ा, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। तब जाकर के एक दिन वो हमारे देश के लिए क्या बन गए, प्रधानमंत्री। मेहनत किया तब ना, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना, लैंप, इसके यहाँ इतनी गरीबी थी कि केरोसिन तेल भी नहीं हो पाता था, लैंप भी नहीं हो पाता था। दिन में पढ़ते थे, दिन में ये काम करते थे किसी के यहाँ, और काम करके जो है सो रात में पढ़ाई होती थी, रोड के किनारे बैठ करके पढ़ते थे। और आज हम लोग के पास सारा सुविधा है, हम लोग के पास मोबाइल है, हम लोग के पास लाइट है, समझे कि नहीं, 24 घंटा इन्वर्टर लगी हुई है, पूरी तरह से टेबल है, कुर्सी है, पलंग है, सोफा है, फिर भी आज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और एक देखो पढ़ने वाला गरीबी क्या था, वो लाल बहादुर शास्त्री का। तब ने वो जाकर के प्रधानमंत्री बन गया। और हम लोग बिना पढ़े हुए सपना देखते हैं कि हम IAS बन जाए, UPSC क्लियर करें, बिना पढ़े हुए, जो 1-2 मिनट भी नहीं पढ़ा है और सपना देख रहा है हम क्या बने, IAS UPSC। वो तो एक तरह से उसका भी बेइज्जती हो रहा है, UPSC का नहीं हो रहा है। तो देखो, तो इसके पास ये प्रॉब्लम था। लाल बहादुर शास्त्री को चुन लिया गया कि यहाँ के ये क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये प्रधानमंत्री बन गया। लाल बहादुर इतने सीधे साधे थे कि जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस समय ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कई सारे मंत्रियों के पोस्ट पर ये रह चुके थे, कई बार जो है मंत्री भी रहे थे। एक बार ये रेल मंत्री थे, और रेल मंत्री जब ये थे तब रेल में एक हादसा होती है, और हादसे होने की वजह से कई लोग मर जाते हैं। तो लोग इसको दोषी ठहराते हैं कि रेल मंत्रालय सही से नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए रेल मंत्रालय इस्तीफा दो। अभी के कोई मंत्री को बोल दो कि तुम इस्तीफा दो तो वो इस्तीफा नहीं देगा, लेकिन इसको लगा कि हम इसमें जिम्मेवार हैं, तो इन्होंने रेल मंत्रालय से भी इस्तीफा दे दिया था। इतने सीधे साधे थे ये, समझो, क्योंकि इसको अपनी गलती पता था कि हमारी गलती है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
इसी तरह स्ट्रगल करता रहा, तब जाकर के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री जब बने 1964 से 1966 तक मात्र 2 साल ही या इस देश के प्रधानमंत्री रह पाए। लेकिन 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने बहुत कुछ देख लिया। क्या देखा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ 1965 में, जो भारत पाकिस्तान का बीच युद्ध हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को लगा ना कि अभी जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बना वो योग्य नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं, वो गरीब घर का बच्चा आया है प्रधानमंत्री, उसको बना दिया गया है, उसको भी जानकारी नहीं है क्या होना चाहिए, ना तो उसे राजनीति का जानकारी है, ना तो देश कैसे चलेगा उसकी जानकारी है। क्यों ना हम अपना जो है सो हाथ साफ करते हैं भारत पर। अटैक किया भारत पर, लेकिन अटैक करने के बाद उसे हार का ही सामना करना पड़ा और पाकिस्तान हार गया। हारने के पीछे रीजन है पाकिस्तान को, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पर 2 नारा दे दिया था, पता होगा तुम लोग को। एक नारा दिया था जवान और किसान के लिए, जय जवान जय किसान, और उसको खुला चुनौती दे दिया कि तुम जाकर के युद्ध करो, लड़ाई करो, और वहां पर चुनौती दे दिया। और वहां भी एक नारा दिया था, ईंट का जवाब पत्थर से दो, जो होगा हम बाकी देख लेंगे। यही वजह है कि भारत की सेना जो है सो इस युद्ध में जीत जाता है, पाकिस्तान पूरी तरह से हार जाते हैं। पाकिस्तान को लगा कि हमने गलत आदमी को जज नहीं कर पाए, लगा कि ये बहुत सीधा साधा है, लेकिन पता नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा टेढ़बाज है ये गारंटी नहीं है। हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते, कहाँ के? इंडिया के। तो यदि ये यहाँ के प्रधानमंत्री होते उस टाइम, तो ये भी हो सकता था कि इंडिया हार भी सकता था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम शांति चाहते थे देश में, वो लड़ाई नहीं चाहता था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो है वो चाहते थे कि यदि हमारे देश पर कोई अटैक करता है तो हम उसको देख देख नहीं रहेंगे, हम भी क्या करेंगे? अटैक करेंगे, जो होगा साला देखा जाएगा। और अटैक किया, पाकिस्तान की हार हुई। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना कितना बड़ा नुकसान है, और नुकसान हुआ भी। अब जैसे कि जब ये प्रधानमंत्री बने तो इसके पास कई सारी चुनौतियां आया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां था, समझा कि नहीं? 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो पहला चुनौती हम लोग लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का 1962 में हुआ था ना। और जब युद्ध हुआ तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छा था क्या? नहीं था। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं था, हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको सुधारना था। ये भी इसका एक चैलेंजेस था। किसके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके पास चैलेंजेस था सोनाली? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए किसके पास? हम बोले तो हम क्यों बोले तुमको, ताकि तुम ध्यान यहाँ दो। पढ़ा कॉपी उल्टा रही बच्चा की तरह, जिन बच्चे नहीं होता है, बच्चा को दे दो कॉपी को उल्टाने के लिए तो वो पेज को काउंटिंग करते रहेगा, चित्र को देखता है कौन चित्र सुंदर है ना। आगे देखो, तो पहला चैलेंज जिसके पास ये था कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई उसको कैसे ठीक करें। दूसरा चैलेंज जिसके पास ये था कि मानसून भी साथ नहीं दे रहा था। बोला जाता है ना कि जब किस्मत खराब होती है ना, जब समय खराब होता है ना, तो किस्मत भी साथ नहीं देता है। बात सही है ना? समय खराब था। 1960 से 17 तक इंडिया का समय बहुत खराब था। इतना खराब था कि मानसून भी साथ नहीं दे रहा था, कहीं सूखा पड़ रहा था तो कहीं बाढ़ आ रही थी, कहीं पर सूखा है तो कहीं पर बाढ़ है। कहा जाता है ना, कहीं जो फसलें थी कहीं पानी में मर रहा था तो कहीं पानी के लिए मर रहा था। ये भारत का एक बदनसीबी था कि समय के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का किस्मत और हमारा भारत का भी किस्मत खराब था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जितना प्रचुर मात्रा में अनाज मिलना चाहिए खाने के लिए वो भी नहीं मिल पा रहे थे, और गरीबी भी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी? बढ़ ही जा रही थी। और वही देख करके पाकिस्तान जो है अटैक किया कि यहाँ गरीबी बढ़ रही है, वो मौसम साथ नहीं दे रहा है भारत का। अब भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई है, उसका अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, पैसा नहीं है भारत के पास, हथियार नहीं है, चलो अटैक करते हैं। आया भारत और पाकिस्तान के बीच में, भले पाकिस्तान हार गया लेकिन भारत को नुकसान तो हुआ, तो वो भी चैलेंजेस था। अब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ तो इस युद्ध से भी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई, होगा ही, क्योंकि जो पैसा हमारे देश के विकास में खर्च होना चाहिए वो अब किस में खर्च हो गया? लड़ाई में, युद्ध में खर्च हो गया। तो इससे हमारे देश की स्थिति भी खराब हो गई। और फिर जो है एक बार
संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उस समय, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम सोवियत संघ, याद रहेगा। कौन संघ? सोवियत संघ। सोवियत संघ में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं ताशकंद। कौन कंद? ताशकंद। तो वही अभी सोवियत संघ जो है सो उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की राजधानी अभी ताशकंद है। कौन सा? उज्बेकिस्तान। और उस समय उज्बेकिस्तान जो है सो सोवियत संघ में था। तो इस सोवियत संघ में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी, इसको समझौता कराना था कि अब इस लड़ाई को ड्रॉप करो, इसको शांत करो और लड़ाई को खत्म करके एक दूसरे से हाथ मिला और समझौता कर लो। और वही समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो है सो ताशकंद गए थे। हाँ, और उस समय भारत पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम है अयूब खान। अयूब खान भी वो ताशकंद गए थे और इधर से जो है सो कौन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री गए थे। और वहां पर जो है सो ताशकंद समझौता 1966 को होता है। ताशकंद समझौता कब होता है सोनाली? 1966 को होता है। तो 1966 को ताशकंद समझौता होता है। 1966 को ताशकंद समझौता तो ताशकंद में हो गया, लेकिन उसी बीच में कहा जाता है कि इस समझौते से शायद लाल बहादुर शास्त्री खुश नहीं था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री तो युद्ध जीत गया था, जितना उसको मिलना चाहिए उतना मिला नहीं इसको। तो इससे जो है सो अचानक 10 जनवरी की रात है, रात में वो सोया, हो सकता है कि वो टेंशन में होगा, सोया और सोया तो सुबह उसको जा कर के देखा तो उठ भी नहीं किया। ऐसा नींद में सोया कि हमेशा के लिए सुतले रह गया। और 10 जनवरी 1966 को हमारे देश से वो अलविदा हो गए और हमेशा हमेशा के लिए उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। समझो हमारे देश की कितना बुरी स्थिति, किस्मत था कि 2 प्रधानमंत्री का मौत हो गया और दोनों प्रधानमंत्री युद्ध को झेल चुका था। समझी कि नहीं? अब भी भारत के सामने स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं था सही से कि स्थिति और हो गई कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। समझी? तो ये था इस टॉपिक में नेहरू के बाद शास्त्री। इसके बाद अगला टॉपिक भी हम लोग देखते हैं, इसको लिख लो पहले। चलो अब देखो, शास्त्री के बाद लाल बहादुर शास्त्री की जब मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए चैलेंजेस फिर से क्रिएट हो गया कि अब कौन यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 कैंडिडेट जो है सो योग्य थे, बहुत ही योग्य थे 2 कैंडिडेट। पहला जो है मोरारजी देसाई, ये बहुत ही योग्य थे और उस समय तक बहुत एज भी हो गया था, इसलिए इसको बुजुर्ग मैन भी कहा जाता है। इंडिया का बुजुर्ग मैन, ओल्ड मैन जिसको हम लोग कहते हैं, वृद्ध व्यक्ति। किसको? मोरारजी देसाई को। अर्थशास्त्र के बहुत जानकार थे, ये बहुत जानते थे, इकोनॉमिक्स की जानकारी से बहुत अच्छा से पता था, अर्थव्यवस्था के बारे में भी अच्छा से पता था। समझे कि नहीं? और दूसरा इसके अगेंस्ट में जो था वो थी इंदिरा गांधी, और ये इंदिरा गांधी कोई और नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अब बात है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ये बने कि ये बने, इन दोनों के बीच में टक्कर हो गया। समझे कि नहीं? लेकिन कांग्रेस के लोग जो थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। क्यों चाहते थे? क्योंकि कांग्रेस को इस बात का पता था, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जैसे कामराजन जो हैं, उसको ऐसा लग रहा था, कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेगी तो ये तो नई नवेली है, ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ है, बच्ची है। समझे कि नहीं? तो इसको प्रधानमंत्री सिर्फ मोहरा बना करके रखेंगे और बाकी सब काम जो है सो हम करेंगे, हमारे दिशा निर्देश के अनुसार जो है सो इंदिरा गांधी काम करेगी। ये सोच के जो है सो लोग किसको चाहते थे प्रधानमंत्री बनाना? इंदिरा गांधी को। विचार तो सबका अच्छा था कि मेरे दिशा निर्देश पर, मेरे इंस्ट्रक्शन पर ये काम करेगी। अब इसीलिए जो है सो वो कांग्रेस के लोग जो है सो चाहते थे मैक्सिमम लोग कि इंदिरा गांधी यहाँ के क्या बने? अध्यक्ष बने, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी है। समझे कि नहीं? इंदिरा गांधी जो है सो जब शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय यहाँ के सूचना मंत्रालय भी था इसके पास, सूचना मंत्रालय का मंत्री इसके पास भी रह चुकी है। और ये जो मोरारजी देसाई ये बम्बई के सीएम थे। बम्बई उस समय महाराष्ट्र और गुजरात को बम्बई बोला जाता था, और उस समय वहाँ के वो सीएम भी रह चुके थे मोरारजी देसाई, और ये भी मंत्री रह चुके थे लाल बहादुर शास्त्री के समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी ये मंत्री रह चुके थे मोरारजी देसाई। ठीक ना? तो कैंडिडेट तो दोनों योग्य था, कैंडिडेट दोनों अच्छा था,
लेकिन अब बात है कि चुनाव कौन जाएगा। तो इसी बीच में हुआ क्या, गुप्त मतदान करवाया कांग्रेस ने अंदर ही अंदर। जैसे जितना भी एमपीज था, जितना भी सांसद थे कांग्रेस के, सब सांसद बैठ करके बैठक किया और बोला कि मतदान कराते हैं, जिसका ज्यादा मत हो जाएगा, जिसका ज्यादा वोट हो जाएगा, उसे ही क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। और जब गुप्त मतदान हुआ तब गुप्त मतदान में ज्यादा सीट किसको मिल गया, इंदिरा गांधी, क्योंकि लोग चाहता ही था यही बने। 2/3 सीट से भी ज्यादा इसको मिल गया और 2/3 से अधिक एमपीज लोग हैं, सांसद, इसको वोट कर दिया कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, इंदिरा गांधी होना चाहिए। इंदिरा गांधी जो है सो हमारे देश की प्रधानमंत्री बन गई। अब जब देश के प्रधानमंत्री बन गई ये इंदिरा गांधी, जो बच्ची थी, लोगों को लग रहा था कि एक बच्ची है, लेकिन इसको ये बात पता नहीं था कि यही बच्ची एक दिन कितना बड़ा इतिहास रचेगी। समझा कि नहीं, बहुत बड़ा इतिहास रचती है, कैसे वो हम लोग देखेंगे। तो जब प्रधानमंत्री बनी तो उसके 1 साल के अंदर ही चुनाव हो जाता है, जिसको लोकसभा चुनाव कहते हैं। चौथा लोकसभा आम चुनाव जिसको कहते हैं 1967 को होता है आम चुनाव, जिसको हम लोग को पढ़ना है पूरा डिटेल से। 5 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, चौथा आम चुनाव, ठीक ना। और चौथा आम चुनाव लोकसभा का कब हुआ था, 1967 में। और 1 साल के अंदर ही इसे लोकसभा का चुनाव जो हो रहा था उसका लीड करना था, नेतृत्व करना था और उसमें जीत हासिल करना था। तो ये भी जो है सो बहुत ही तेज दरार थी। इस चौथा आम चुनाव जब हो रहा था उससे पहले इन्होंने एक नारा दी थी, गरीबी हटाओ नारा। कौन सा नारा दी, गरीबी हटाओ। और ये जो नारा दी गरीबी हटाओ, ये नारा बहुत फेमस हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों को लगा कि यहाँ से गरीबी हटेगी और यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग को रोजगार मिलेगा, वोट भी मिला। चौथा आम चुनाव वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, लेकिन अब भी जो है सो इंदिरा गांधी जीत गई। इंदिरा गांधी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री के रूप में रही 1966 से 7, जैसे 1966 से 21 तक रही, 1966 में बनी, फिर 1967 में आम चुनाव होता है उसमें जीती, और जीतने के बाद फिर से ये प्रधानमंत्री बनी, 1971 तक रही। फिर 1971 में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, उसमें फिर से जीती, 1977 तक रही। फिर से चुनाव होता है 1980 को, और 1980 के चुनाव में फिर से जीत करके 1984 तक ये रही। समझो नहीं, एक बार हुआ था 4 साल 5 साल से पहले हो गया था, उस समय लोकसभा का कार्यकाल जो है सो घटा दिया था इंदिरा गांधी ही ने। इसी के समय में इमरजेंसी आया था, जो हम लोग देखेंगे, आपातकाल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। तो इतना बार ये जो है सो प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री जब ये थे तो इन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना किया, बहुत प्रॉब्लम का। और उसमें से एक प्रॉब्लम ये था कि भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत से जन्मा, भारत का बेटा था पाकिस्तान, समझा कि नहीं, और पाकिस्तान भी जो था वो भी पेट से था, उसका भी जो है से एक और बच्चा होने वाला था, जिसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, समझे कि नहीं। तो उस बांग्लादेश की डिलीवरी करवाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था ना, हकीकत बात है, ऐसा ही है वो पाकिस्तान। तो यदि हम लोग देखें, मान लीजिए भारत है, ये क्या है, भारत है, और यहाँ पर जो है सो बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है। अब ये पाकिस्तान जो है और बांग्लादेश अलग होना चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी इतना घटिया किस्म का था ये कि बांग्लादेश जाता था और यहाँ की महिला लड़कियों के साथ रेप बलात्कार करता था, लूटपाट करता था, ये सब। तो इस सब भी बांग्लादेश सोचा कि नहीं, हमको अब इसके साथ नहीं रहना है, इसलिए वो भी आज़ादी चाहता था बांग्लादेश के लोग। तो आज़ादी कैसे मिले, तो इसीलिए बांग्लादेश के लोग किसके शरण में आया, इंदिरा गांधी के शरण में, कि हमारे देश को जो है सो आप आज़ाद कर दीजिए, किसी भी तरह से हमारे देश को आज़ाद कर दीजिए। इंदिरा गांधी उस समय लड़ाई लड़ी, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ, 1971 की लड़ाई, और उस लड़ाई में जो है सो पाकिस्तान को करारी हार हुआ और वहाँ पर बांग्लादेश एक नया देश बनाई उन्होंने। अब वो जो है सो इंदिरा गांधी के समय बहुत बड़ी चुनौती था, अमेरिका उसको चैलेंजेस कर रहा था, चैलेंज दे रहा था, फिर भी अमेरिका को फेस करके वो इस लड़ाई में आई और बांग्लादेश से एक नया देश को जन्म दिया, है ना। पाकिस्तान से एक नया देश जन्मा, जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। और देखो इस बेचारा ये पूरी तरह से अपंग था। ये अपंग कहने का मतलब इसको बचने का ओको कटी भरोसा नहीं था, लेकिन इसको बचाया किसने, भारत ने। और अभी जो है ये भारतीय पर आंख दिखा रहा है, वहां के जो यूनुस खान है प्राइम मिनिस्टर, वो भारतीय को आंख दिखा रहा है, गधा कहीं का। भारतीय की वजह से ये एक देश बना, भारतीय की वजह से इसका जन्म हुआ, और ये भारतीय को आंख दिखा रहा, अपना बापे से पंगा ले रहा है ये, समझा कि नहीं। तो अब देखो, तो पहला काम उन्होंने क्या की, 1971 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में
बांग्लादेश को नया राष्ट्र बनाई। उसके बाद इन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। बैंक जो यहाँ पर बैंक है उस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। फिर आणविक परीक्षण होता है 1974 में, ठीक ना। परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण जानती हो, पोखरण में होता है परमाणु परीक्षण। और इस परमाणु परीक्षण हुआ इसी के समय में। इसी ने ही पर्यावरण को संरक्षण प्रदान किया। जैसे कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे थे उस पर रोक लगाई, पर्यावरण को अच्छा करने की जिम्मेदारी उठाई इन्होंने। आणविक परीक्षण क्या होता है? एटम बम जानती है? एटम बम बनाने के लिए परीक्षण करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। और वो परीक्षण इसी के कार्यकाल में हुआ था सबसे पहले, लेकिन सफल नहीं हुआ था, वो असफल रह गया था, समझे कि नहीं। फिर सफल किसके समय में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में परमाणु बम बना था। इसके समय में परमाणु बम सफल नहीं हो पाया था, ठीक। उसके बाद जो है सो 31 अक्टूबर 1984 को इसकी हत्या हो जाती है। किसकी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और ये हमारे देश के लिए हमेशा विदा हो जाते हैं। इंदिरा गांधी बहुत ही साहसी लेडी थी, इसलिए इसको आयरन लेडी बोला जाता है, क्योंकि ये डरती नहीं थी किसी से, किसी से भी डरती नहीं थी। अमेरिका को चैलेंजेस देती थी, समझो कि इसका साहस कितना होगा। अमेरिका को खुला चैलेंज दे दी थी ये, समझी। तो ये था इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद। इसी के समय में जो है सो आपातकाल भी लागू होता है 1975 में, 1975 में, जिसको हम लोग को देखना है आगे, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब हम लोग अगला क्लास में अगला टॉपिक को देखेंगे।